आज की कहानी एक ऐसी घटना है जो पहले सुसाइड केस था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही कुछ ऐसे चौंका देने वाले खुलासे होते हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो पड़ती रहती हैं। 2014 में एक कत्ल होता है और पुलिस उस कातिल की तलाश में जुट जाती है। काफी लंबा समय बीत जाता है, लेकिन कातिल का कहीं अता पता नहीं चलता है। कुछ दिनों बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है और उस कातिल को पकड़ लिया जाता है। 2014 से 2016 तक कोर्ट में सुनवाई होती है और कई दलीलें पेश की जाती हैं। 2016 में कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए उस कातिल को उम्र कैद की सजा दे देती है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल से। साल 2019 का है और तारीख 29 जून। इसी दिन जेल प्रशासन को एक सूचना मिलती है कि उनकी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी, जिसका नाम है राजेश, उसके पिता का देहांत हो चुका है और हिंदू धर्म के अनुसार उसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, क्योंकि राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। राजेश मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबाड़ा इलाके के हरिनगर में रहता था। समय की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन राजेश को 14 दिन पैरोल पर छोड़ देती है और कहती है कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और अपनी मां का थोड़े दिन के लिए सहारा बन जाओ, ताकि वो इस दर्द से बाहर निकल सके। राजेश घर जाता है, अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और धीरे धीरे करके 13 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन, जिस दिन राजेश को वापस भोपाल की सेंट्रल जेल में जाना था, उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है। मौजूदा शख्स पुलिस को बताता है कि राजेश के घर में आग लग गई है। आग हद से ज्यादा बढ़ गई है। आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। जैसे ही पुलिस प्रशासन को राजेश के घर में आग लगने की बात पता चलती है, वो तुरंत हरकत में आती है, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेती है और वहां पर आग बुझाने लगती है। आग के बुझ जाने के बाद पुलिस सबसे पहले राजेश की घर की तलाशी लेती है। इसी छानबीन के दौरान राजेश के घर में एक शव बरामद होता है। चेहरा काफी हद तक जल चुका था, इसलिए चेहरे से शव की शिनाख्त कर पाना मुश्किल था। पुलिस उस शव को उलट पलट कर देखती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। देखने से ही लग रहा था कि इस शव में कोई जान बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी अंतिम उम्मीद के साथ हॉस्पिटल जाती है और उस शव को भर्ती कराने की कोशिश करती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसी छानबीन के दौरान पुलिस को एक सुसाइड लेटर भी मिला था। इस सुसाइड लेटर में लिखा था कि पिता की मौत के बाद वो काफी हताश था, निराश था और उसके घर में ऐसा कोई नहीं था जो उसे कभी कभी पैरोल पर जेल से बाहर निकाले, इसलिए वो सुसाइड कर रहा है और इस सुसाइड में किसी और का हाथ न समझा जाए। पुलिस प्रशासन इस सुसाइड लेटर को पढ़ने के बाद तुरंत राजेश का हैंडराइटिंग इस सुसाइड लेटर से मिलाती है। हैंडराइटिंग जब मैच खा जाता है तो पुलिस को यकीन हो जाता है ये सुसाइड लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि राजेश ही था। अब पुलिस राजेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस सुसाइड लेटर के आधार पर राजेश के केस को बंद कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो इस रिपोर्ट को एएसपी अखिल पटेल जी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंका देने वाले मामले सामने आते हैं कि वो तुरंत पुलिस प्रशासन को आदेश देते हैं और इस केस की फाइल को दोबारा से खोला जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि राजेश की मृत्यु आग के जलने से नहीं हुई है, बल्कि गले के दब जाने से हुई है। इसका मतलब ये था कि पहले राजेश का गला घोटकर हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को जलाया गया था। बात की और अच्छे से जानकारी इकट्ठा करने के लिए अखिलेश मौकाए वारदात पर खींची गई फोटोज को मंगाते हैं और उन्हें बारीकी से देखने लगते हैं। उन फोटोज को बारीकी से देखने के बाद एक फोटो में नजर आता है कि राजेश के दोनों हाथ और दोनों पैर आपस में चिपके हुए थे। देखने से साफ लग रहा था कि जैसे ये दोनों हाथ और दोनों पैर बांधे गए हों, जबकि आमतौर पर जो लोग आग से झुलस कर मरते हैं उनके हाथ पैर अलग अलग होते हैं, क्योंकि आग से जलने के दौरान वो काफी झटपटाते हैं, काफी तड़पते हैं और इस झटपटाहट और तड़प में हाथ और पैरों का जुड़ना मुमकिन ही नहीं था। इसलिए पुलिस के लोग अब सीधा राजेश के घर जाते हैं और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान एक पड़ोसी बताता है कि जिस सुबह ये आग लगी थी उस शाम को राजेश के साथ 2 लड़के और थे। इसके बाद ना उसने राजेश को देखा और ना ही उन 2 लड़कों को। अब पुलिस के सामने राजेश को लेकर कई सवाल थे। पहला ये कि अगर राजेश सुसाइड करना चाहता था तो जिसने राजेश का गला दबाया वो कौन था। दूसरा ये कि अगर राजेश की हत्या गला दबने से हुई है
तो ये सुसाइड लेटर राजेश ने कब लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा। तीसरा ये था कि क्या सच में ये डेड बॉडी राजेश की ही है या कोई ऐसी चाल है जो पुलिस प्रशासन को भटकाने के लिए रची गई है। ऐसे कई सवाल थे जिसमें अखिलेश पटेल जी उलझे हुए थे। इसी दौरान पुलिस राजेश के कुछ रिश्तेदारों से भी बातचीत करती है और इन 15 दिनों में राजेश ने जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था वो मोबाइल नंबर भी ले लेती है। अब पुलिस को जब राजेश का मोबाइल नंबर मिल जाता है तो वो मोबाइल नंबर सर्विलांस टीम को दे दिया जाता है और उसकी जानकारी इकट्ठी की जाती है। कॉल डिटेल की जानकारी लेते समय सर्विलांस टीम को राजेश के नंबर से एक ऐसा नंबर मिलता है जो घटना के 3-4 दिन पहले उस नंबर से राजेश ने कई बार बात की थी और काफी लंबे समय तक बात की गई थी। अब पुलिस तुरंत उस नंबर पर कॉल करती है, वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब अखिलेश पटेल जी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डेड बॉडी उन्हें मिली है वो राजेश की ना होकर के इस आदमी की है जिसका ये संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला है। इस संदिग्ध मोबाइल नंबर के अब मालिक का पता लगाया जाता है तो पता चलता है ये नंबर किसी निहाल सिंह के नाम से था। पड़ोस के लोगों से फिर से पुलिस जाकर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि निहाल सिंह नाम का एक व्यक्ति काफी दिन पहले राजेश के घर में किराए पर रहता था, लेकिन इस समय वो यहाँ नहीं रहता है। मूल रूप से वो बिहार का रहने वाला था। अब पुलिस राजेश की छानबीन छोड़ देती है और निहाल की छानबीन करना शुरू कर देती है। काफी मशक्कत के बाद उन्हें निहाल का आखिर पता मिल ही जाता है और पता चलता है कि निहाल इस समय गुजरात में है। पुलिस की एक टीम जाती है और गुजरात से निहाल को पकड़कर ले आती है। फिर निहाल से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान निहाल कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनकर पुलिस चौंक जाती है। दरअसल जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो निहाल बताता है कि घटना के 4-5 दिन पहले राजेश ने उससे फोन किया था और बताया था कि वो जेल नहीं जाना चाहता है। उसके पास एक प्लान है जिससे उसे जेल भी नहीं जाना पड़ेगा और केस भी क्लोज हो जाएगा। जब राजेश अपने प्लान को निहाल को बताता है तो निहाल उसके प्लान में शामिल होने से मना कर देता है, लेकिन राजेश उसे भारी रकम देने का वादा करता है जिसके अनुसार राजेश उसे तुरंत 50,000 रुपए दे भी देता है। और राजेश कहता है कि अगर तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो जाओगे, मेरी पूरी तरह से मदद करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए और दे दूंगा। पैसे के लालच में आकर निहाल उसका साथ दे देता है। अब दोनों घटना के एक दिन पहले ही मार्केट जाते हैं और एक ऐसे आदमी की तलाश करते हैं जो हूबहू राजेश की उम्र का, राजेश की हाइट का और राजेश के वेट जैसा हो। काफी देर तक वो ऐसे आदमी की तलाश करते रहते हैं, लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसा आदमी दिख जाता है जो हूबहू राजेश की हाइट का था, राजेश की उम्र का था और राजेश की हेल्थ का था। अब ये दोनों मिलकर उस आदमी से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो आदमी उधर ही लोकल का रहने वाला था। उसका नाम था राजू रकैवर। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने घर का गुजारा करता था। अब राजेश और निहाल बातों ही बातों में उसे पेट्रोल पंप से साइड पर लेकर आते हैं और काफी लंबे समय तक उससे बातें करते रहते हैं। उसे खिलाते पिलाते भी हैं और बातों ही बातों में उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो दोनों उसके दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहेंगे। राजू भी इनकी बातों से काफी प्रभावित होता है और वो इन्हें अपना दोस्त समझने लगता है। लगभग 3-4 घंटे बातें हो जाने के बाद राजेश राजू से कहता है कि क्यों ना हम कहीं चले, खाते हैं, पीते हैं, थोड़ी देर मौज करते हैं। दरअसल राजू एक निम्न स्तर का व्यक्ति था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, इसलिए खाने और पीने की बात सुनकर वो तुरंत राजेश के साथ चल पड़ता है। राजेश उसे अपने घर लेकर आता है और उसे खूब दारू पिलाता है। राजेश और निहाल उसके साथ बैठकर दारू तो पी रहे थे पर उस हद तक नहीं पी रहे थे जिस हद तक वो दोनों मिलकर राजू को पिला रहे थे। राजू जब ज्यादा ही नशे की हालत में हो जाता है, उसे होश नहीं रहता है, तो इसी बेहोशी की हालत में राजेश राजू का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन बेहोशी की हालत में गला दबाए जाने के कारण राजेश इस बात से कंफर्म नहीं था कि सच में राजू मर गया है या नहीं, इसलिए वो सबसे पहले राजू के हाथ बांध देता है और पैर बांध देता है कि अगर ये कहीं जिंदा भी हो तो ये भाग ना पाए। अब राजेश राजू की बॉडी को कमरे में लेकर जाता है और उसके ऊपर घर में रखी किताबें रख देता है। किताबें रखने के बाद ये दोनों मोटरसाइकिल के पास जाते हैं और मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालते हैं और उन किताबों पर पेट्रोल डाल देते हैं, राजू की बॉडी पर पेट्रोल डाल देते हैं। इसके बाद फिर ये सोचते हैं कि अगर ये घर के मेन दरवाजे से होकर बाहर निकलेंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, पुलिस को भी शक हो जाएगा, ये हत्या का मामला सामने आएगा। इसके बाद राजेश एक सुसाइड नोट लिखता है और उस सुसाइड नोट को ऐसी जगह रखता है जहां आग की लपटें ना पहुंच पाए, पुलिस को ये सुसाइड लेटर सही सलामत मिल जाए।
इसके बाद ये दोनों छत के रास्ते से ऊपर जाते हैं और वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो घर से बाहर निकल आते हैं तो एक खिड़की के माध्यम से वो माचिस की तीली जला करके अंदर की तरफ फेंकने लगते हैं। एक तीली रंग लाती है और पेट्रोल में आग लग जाती है। पेट्रोल में आग लगते ही पूरे घर में एकदम से आग की लौ उठने लगती है। निहाल को लगने लगता है कि ये आग जल्द से जल्द पूरे घर में फैल जाएगी, तो वो वहां से अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और निकल आते हैं। निहाल की बातें सुनने के बाद पुलिस इस बात की पुष्टि करती है कि निहाल जो कह रहा है वो सच है या नहीं। अब पुलिस निहाल की बातों की सच्चाई जानने के लिए आसपास के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करती है कि राजू नाम के लड़के की कोई गुमशुदगी की कंप्लेन लिखाई गई है या नहीं। लेकिन जिस दिन राजू की हत्या हुई थी उसकी अगली सुबह ही राजू की पत्नी ने एक पुलिस स्टेशन में अपने पति राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। अब पुलिस को कंफर्म हो गया था कि मरने वाला सच में राजू रकैबर ही था। पुलिस फिर से राजेश के घर जाती है और फिर से तलाशी शुरू कर देती है। उसी तलाशी के दौरान पुलिस को एक चप्पल मिल जाती है। पुलिस वो चप्पल लेती है और राजू की पत्नी को वो चप्पल दिखाती है, तो राजू की पत्नी उस चप्पल को पहचान लेती है और कहती है ये चप्पल मेरे पति की ही है। अब सवाल था कि आखिर राजेश को पकड़ा कैसे जाए। पुलिस को यकीन था कि निहाल से राजेश कभी न कभी संपर्क जरूर करेगा, इसलिए वो निहाल को अपनी कस्टडी में ही रखते हैं। दरअसल राजेश निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लेकर के गया था। पुलिस के बनाए गए प्लान के मुताबिक अगली सुबह राजेश सच में निहाल को फोन कर देता है। पुलिस की उपस्थिति में ही निहाल राजेश से बात करता है। बात करने के दौरान राजेश पूछता है कि वहाँ मामला सब ठीक है, तो निहाल बताता है कि हाँ मामला यहाँ पर सब ठीक है, तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया है। इस पर राजेश कहता है कि वो चेन्नई पहुंच चुका है, उसे उसकी जरूरत है। चेन्नई में अगर उसका कोई दोस्त है तो बताए उसे और उसकी मदद करे। निहाल कहता है ठीक है, वो उसे थोड़ी देर बाद फोन करेगा। अब पुलिस राजेश को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है और पुलिस की एक टीम सीधा चेन्नई भेज दी जाती है। वहां पर पुलिस की टीम बकायदा चेन्नई संस्कृति को अपनाते हुए लुंगी पहनती है, तिलक लगाती है और राजेश से संपर्क बनाती है। इधर निहाल भी बता देता है कि वो उसके दोस्त हैं, उसकी मदद करेंगे। अब राजेश सीधा निहाल के दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। राजेश को नहीं पता था कि जिन दोस्तों से वो मिलने के लिए जा रहा है वो दोस्त नहीं बल्कि दोस्त की शक्ल में पुलिस वाले हैं। जैसे ही राजेश निहाल के दोस्तों के पास पहुंचता है वैसे ही पुलिस के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर सीधा गुजरात सेंट्रल जेल में ले आते हैं। इसके बाद एएसपी अखिलेश पटेल सोशल मीडिया पर एक ब्लाइंड केस को ओपन करते हैं और राजेश ने जो हैवानियत राजू के साथ दिखाई थी इसे कोर्ट में पेश कर देते हैं। इस तरह से राजेश बामुशक्कत उम्र कैद की सजा भुगतने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था, सावधान करना था और जागरूक करना था। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं और हमें आपकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।